वेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का यह खास मौका है और इस बड़े मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से भारत के 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, 2022 आप जानते हैं ये वो साल था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला मौका जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आज आएंगे भारत व्लादिमीर पुतिन। आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी मुलाकात है, इससे पहले अगर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अब तक 20 बार सार्वजनिक मंचों पर मुलाकात हुई है और पहली मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच साल 2014 में। ये वही साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली थी बतौर प्रधानमंत्री और उसी साल जुलाई का महीना था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार एक दूसरे से मिले थे सार्वजनिक मंच पर। मोदी और पुतिन की आखिरी बार अभी हाल में जो मुलाकात हुई है वो चीन में हुई है, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई है। राष्ट्रपति पुतिन आज दिल्ली पहुंचेंगे और भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते इस यात्रा के दौरान पुतिन के होने वाले हैं। बिजनेस लीडर्स से भी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी, साथ ही एक शाही डिनर का आयोजन भी दिया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की शान में। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मकसद खासकर भारत और रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत अमेरिका के संबंधों में एक गिरावट सी देखी जा रही है। आप जानते हैं कि गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से बार बार दोहराई भी जा रही है कि साहब भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था को भारत जो है अपना सहारा लगा रहा है। तो अब आज इन हालात में, इस वैश्विक परिस्थिति में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। पुतिन शाम में करीब 6:40 के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताने वाली हूं। 5 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 5 दिसंबर सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। फिर सुबह 11:50 पर राजघाट पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। दोपहर 1 बजे हैदराबाद हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों नेताओं की। दोपहर 3:40 पर एक व्यावसायिक आयोजन रखा गया है और फिर शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। रात 9 बजे रूस रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो 2 दिन की यात्रा पर है, आज पहुंचेंगे और कल उनकी वापसी होगी। भारत और रूस के बीच रक्षा समेत करीब 25 समझौते बताया जा रहा है, होने की संभावना है। अब इसमें जानकारी ये मिल रही है कि कई सैन्य समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच और ऐसे में भारत S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा सुखोई फाइटर जेट्स खरीदने, सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा रूस के साथ करेगा। वहीं S-500 की मारक क्षमता जो है वो 500 से 600 किलोमीटर तक की है और ये 180 से 200 किलोमीटर तक ऊंचाई पर भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, क्रूज, यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अगर भारत को S-500 मिल जाता है तो चीन पर भी निर्णायक रणनीतिक बढ़त भारत को मिल जाएगी। जहां S-400 की पहुंच 400 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं S-500 इसे 200 किलोमीटर और आगे बढ़ा देता है। S-400 किसी क्षेत्र की रक्षा करता है जबकि S-500 पूरे शहरों और राष्ट्रीय संस्थानों की एक साथ सुरक्षा करने में सक्षम है। तो ये ताकत है, एक तरीके से तुलनात्मक क्षमता। मैं S-400 और S-500 की आपको बता रही हूं। भारत को अभी S-400 की 2 और स्क्वाड्रन मिलनी बाकी है और साथ ही 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा भी चल रही है। वहीं S-500 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए ये एक बड़ी गेम चेंजर डील भारत और रूस के बीच होगी। तो 2 ऐसे देश जिनकी दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 10 बार भारत आ चुके हैं, 10 बार भारत का दौरा वो कर चुके हैं। सबसे पहले पुतिन जो है वो साल 2000 में भारत आए थे।
उसके बाद फिर 2002 में वो भारत आए, 2004 में भी पुतिन भारत के दौरे पर आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब 2014 के बाद से व्लादिमीर पुतिन 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। तो ये वो सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है एक बेसलाइन से हमें करनी चाहिए और दर्शकों को ये बताना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब जब भारत आ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं और ये कितना एक महत्वपूर्ण पल रहने वाला है, न सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया और वो जो पूरा एक ग्लोबल ऑर्डर है उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण घड़ी। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती तो ऑल वेदर फ्रेंड निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ रशिया ही रहा है भारत का। चाहे हम 71 वॉर की बात करें, 62 की जंग की बात करें, कोल्ड वॉर की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, जिस तरह से स्टेल्थ वे में एकदम स्ट्रांगली मजबूती के साथ रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का, और आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इस पूरी जो क्रम चल रहा है इसके दौरान पहली बार उनका इतना हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का यहाँ आना तब जबकि अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप अपना क्रूड ऑयल इम्पोर्ट जो है वो रशिया पे डिपेंडेंसी कम करें, इसको लेकर के थोड़ी कुछ ट्वीकिंग की भी गई थी जिसका हमें इशारा भी मिला था। लेकिन ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये तय करना कि वो भारत आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर, 2 दिन का ये दौरा है, निश्चित तौर पर हर लिहाज से, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन हो, आप सही कह रही हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से चेंजेस हैं, पूरा का पूरा यूरोप एक तरफ, व्लादिमीर पुतिन एक तरफ। कुछ दिनों पहले हम खुद इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से रशिया, इंडिया और चाइना, नया RIC जिसको हम पहले रशिया, ईरान और चाइना RIC कहा जाता था, उनकी कमिंग टुगेदर हमने देखा SCO बैठक के दौरान। इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर ये बैठक एक इतनी अहम बैठक है जिसपे सिर्फ रशिया और भारत की नज़र नहीं है, पूरी दुनिया की नज़र होगी कि आखिर इस बैठक में, इस मुलाकात में आउटकम क्या निकलने वाला है। और खासतौर से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनको तो ये भारत और रूस की जो यारी है वो वैसे ही काफ़ी खलती है, चुभती है उनकी आंख में किरकिरी बनकर। और जिस तरीके से भारत ने रूस यूक्रेन जब वो युद्ध जारी है उस दौरान भी कहीं ना कहीं रूस के साथ कच्चा तेल खरीद का अपना समझौता जारी रखा, उसी का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भारत पर वो 50% वाला टैरिफ भी तो थोपा गया ना। लेकिन अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आशीष भारत आ रहे हैं तो भारत और रूस के बीच जो समझौते हैं वो सैन्य समझौते, खासतौर से S-400, S-500 और सुखोई को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए, स्टेल्थ फाइटर्स जेट्स को लेकर के मुझे लगता है लॉन्ग टर्म, आप इमीडिएट अगर आप सोचें कि कोई डिसीजन आ जाएगा, कम से कम इस दौरे में मुझे लगता है कि सकारात्मक तौर पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, S-400 को लेकर के बात को इसमें आगे बढ़ाया जाना है भारत और रशिया के बीच में, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसको फॉर्मलाइज कर लिया जाएगा दोनों पक्षों की तरफ, दोनों पक्षों के दरमियान। रक्षा सौदे कितने इंपॉर्टेंट है आप इसी से देखिए कि जो 7 मेंबर का डेलीगेशन आ रहा है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तभी मैंने आपसे कहा कि देखिए, डिफेंस कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हर तरीके से उनका ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत की भूमिका भी आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कारगर भूमिका निभा सकते हैं सो फार एज उनकी जंग जो यूक्रेन के साथ चल रही है उसको लेकर के। कई दफ़ा दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, भारत ने मध्यस्थता करने की कोशिश भी की और जिसको सकारात्मक तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने फैक्टर भी किया। और अब देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है रोमाना, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि शायद अमेरिका ने जिस तरह की पीस डील की बात की है वो व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार कर लिया, ऐसा कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया। अगर इस तरह की बात है और ये खुल करके सामने आता है कि इस तरह का सलूशन सामने आ गया है, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना भारत में आकर के ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रही हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नज़र होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात और अपने दर्शकों को बता दूँ कि कहीं
ना कहीं भारत अमेरिका के साथ भी रिश्तों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। संभव है, आश्चर्य ना हो जब आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी भारत की संभव है कि फॉर्मलाइज हो जाए। ये बड़ा अच्छा क्लेवर एक्यूमेन दिखाता है डिप्लोमेटिकली भारत का, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो दोनों ही रिश्तों को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कामयाब फिलहाल नजर आ रहे हैं। और रशियन प्रेसिडेंट को ये समझाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत ट्वीकिंग की गई है ऑयल वाले मामले, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के, वो उससे कभी भी आपसी रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा गेन होगा उनके इस दौरे का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जो रूस और भारत है उनके बीच की ये दोस्ती दमदार है और ऐसे में एक नए दौर का आगाज अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद हर तरफ से जताई जा रही है। मैं आपको दिखाने जा रही हूं भारत का सुदर्शन चक्र S-400, जिसने ऑपरेशन सिंदूर, आपको ध्यान है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को भारत की हवाई ताकत का एहसास इसी S-400 सिस्टम ने करवाया था। रूस में निर्मित है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तानी वायुसेना के दर्जनों विमानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक किया, ध्वस्त कर दिया, हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। दिखाते हैं आपको S-400 की ताकत क्या है। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft. भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंगी हालात के दौरान जिसे सुदर्शन चक्र बताया गया, मैं उसी S-400 मिसाइल सिस्टम के पास खड़ी हूं। युद्ध के मैदान में कुछ इसी तरह S-400 से निकली मिसाइल दुश्मनों के लिए काल बन जाती है। और अब इस S-400 की चर्चा फिर से एक बार पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हिंदुस्तान दौरे में S-400 पर डील के आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। भारत का रूस से 5 रेजिमेंट का सौदा हुआ था, जिसमें से 2 रेजिमेंट की जल्द डिलीवरी पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि S-400 के लिए भारत 300 नई मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे सकता है। S-400 के लिए मिसाइल वैसे ही हैं जैसे बंदूक के लिए गोली। इस एक एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान की एक न चली। कैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरे देश की हिफाजत करता है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूं। इस सुदर्शन चक्र को समझने के लिए युद्ध के मैदान से S-400 कमांड जोन आपको लिए चलते हैं, जहां से आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान इस बैटल थिएटर के आगे कैसे पस्त पड़ गया। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने इसी साल मई में सरहद पार पाकिस्तान के ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को धूल चटाई और देश के लिए दीवार बनकर दुश्मन के आक्रमण को भीतर घुसने नहीं दिया। इतिहास में पहली बार S-400 से निकली मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान के विमान को ढेर किया। None of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. अब उसी S-400 की नई खेप हिंदुस्तान लाने पर चर्चा होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 2018 में जब पुतिन हिंदुस्तान आए थे
तब 40,000 करोड़ की S-400 की डील हुई थी। इसमें 5 रेजिमेंट को शामिल किया गया। दिसंबर 2021 में पहली रेजिमेंट, अप्रैल 2022 में दूसरी रेजिमेंट और फरवरी 2023 में तीसरी रेजिमेंट भारत पहुंची थी। भारत को 3 रेजिमेंट की डिलीवरी मिल चुकी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी 2 यूनिट की डिलीवरी में देरी हुई, जिसको लेकर बात हो सकती है। हालांकि रूस ने अगले साल तक सप्लाई करने का भरोसा दिया है। S-400 का मारक हिस्सा है ये लॉन्च व्हीकल और इस पर लगी मिसाइलें, बड़े बड़े ट्रकों में लगी ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये वाहन BAZ ट्रैक्टर, ट्रक या MAZ सीरीज के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होते हैं। इंसान से कई गुना ऊंचे एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं, जिनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें होती हैं। इसको कैंस्टर कहते हैं। इससे मिसाइल को ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। एक लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होते हैं। शॉर्ट रेंज यानी 40 किलोमीटर, मीडियम रेंज मतलब 120 किलोमीटर, लॉन्ग रेंज यानी 250 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग रेंज यानी 400 किलोमीटर। एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होते हैं। 4 लॉन्चर मिला दें तो उसको बैटरी कहते हैं। 2 बैटरी को मिला देते हैं तो एक रेजिमेंट हो जाता है। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, एक बैटरी में 4 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, पूरी तरह एक रेजिमेंट यानी 32 मिसाइल, जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। रॉकेट हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, उन सब पर मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। ये 5 मिनट्स के अंदर डिप्लॉय हो जाता है और शूट एंड स्कूट कर सकता है, तो ताकि इसके ऊपर एंटी डिफेंस जो एक्शन किया जाता है मिसाइल के लिए, अगर जब मिसाइल फायर किया तो उसके ऊपर अगर काउंटर मिसाइल के लिए अगर उसने फायर किया दुश्मन ने, तो वो वहां पे मिलेगा ही नहीं। तो शूट एंड स्कूट की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। S-400 में 3 तरह का रडार सिस्टम लगा होता है। सबसे पहला रडार सिस्टम है बिग बर्ड, मतलब बड़ा पक्षी। रूस में हथियारों और मिलिट्री उपकरणों के कोड नेम देने की परंपरा है, जो खास प्रतीकों और खूबियों से जुड़े होते हैं। बिग बर्ड जो दूर तक निगरानी करता है। ये बिग बर्ड S-400 सिस्टम की आंख है, जो 600 किलोमीटर तक के इलाके में एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन जैसे टारगेट्स को भी पकड़ सकता है। ये रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, यानी दुश्मन रडार को धोखा देने की कोशिश करे तब भी सही काम करता है। बिग बर्ड दुश्मन की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट को देता है, जहां सर्वनाश की पटकथा लिखी जाती है, जिसके कमांड देने के बाद मिसाइल मौत बनकर ट्यूब से बाहर निकलती है। यह है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, जो एक ट्रक के भीतर होता है, जो कमांड और कंट्रोल पोस्ट को जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग या कहिए कंट्रोल रूम यही होता है। यहां से पूरा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। सभी रडार, लॉन्चर, मिसाइलें, इन सब की जानकारी यहीं आती है और यहीं से आदेश दिए जाते हैं कि क्या करना है। जैसे ही कोई दुश्मन का विमान, ड्रोन या मिसाइल S-400 के रडार की पकड़ में आता है, उसकी सारी जानकारी सबसे पहले कमांड पोस्ट तक पहुंचती है। कमांड पोस्ट तय करता है कि कौन सा टारगेट सबसे बड़ा खतरा है, किस पर पहले हमला करना है और किस मिसाइल से करना है। लॉन्चर से निकली मिसाइल से बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार 15 मैक की होती है। मैक मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर जा सकता है। दुनिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जा सके। जब कमांड कंट्रोल रूम के निर्देश पर मिसाइल लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तब होती है ग्रेवस्टोन की एंट्री, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा एंगेजमेंट रडार है। दूसरा रडार है फायर कंट्रोल रडार ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन कोड नेम है, जिसका मतलब होता है मौत का संकेत, क्योंकि यह रडार दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के लिए मौत का संकेत या कब्र जैसा है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। नई बाबरी मस्जिद बनाने वाला जो विवाद है, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने ही ये दावा किया था कि वो मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखेंगे। अब टीएमसी ने, मतलब हुमायूं कबीर की पार्टी ने, हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है। हुमायूं कबीर ने नई बाबरी बनाने का ऐलान किया था, मुर्शिदाबाद में इसकी नींव रखने की बात कही थी।
टीएमसी की तरफ से एक्शन लिया गया है। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया गया है। तो टीएमसी से हुमायूं कबीर को निलंबित किया गया। विधायक हुमायूं कबीर पर टीएमसी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त मौजूद है और जरा विजेंद्र से ही जानते हैं। विजेंद्र, अभी तक टीएमसी की किरकिरी हो रही थी हुमायूं कबीर के इस आह्वान के चलते कि 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की वो नींव रखेंगे। आखिरकार टीएमसी ने हुमायूं कबीर से औपचारिक तौर पर पल्ला झाड़ा। जी हाँ रुमाना, और समय भी वही है जब ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के दौरे पे हैं। उस वक्त ये एक्शन लिया गया है टीएमसी की ओर तरफ से। सस्पेंड किया गया है विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से, एवं जिस तरीके से बयान वो दे रहे थे कि अगले 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे वो मुर्शिदाबाद में, और बाकी राज्य में भी इसको लेके चर्चा हो रही थी। ज्यादातर जो हिंदू संप्रदाय के बीच में इसको लेकर के बहस हो रही थी। इसके चलते पार्टी के लिए किरकिरी हो रही थी, और जब ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद गई, मालदा गई, वहां के विधायकों से बात की और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि उनको पार्टी से सस्पेंड किया जाएगा। आज ममता बनर्जी की सभा है, वहां भी हुमायूं कबीर जा रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो विधायक पर छोड़ देंगे, पर 6 तारीख को जो प्रोग्राम है वो करेंगे। इसके बाद टीएमसी ने एक कड़ा रुख अपनाया है और हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में ये बड़ा एक बदलाव माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी को हुमायूं कबीर के इस आह्वान के जरिए जो टीएमसी पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिला था, अब वो मौका खत्म, या अभी भी बीजेपी टीएमसी को लेकर हमलावर रहेगी इस मुद्दे पर? वीरेंद्र। नहीं रोमाना, अभी कुछ देर पहले मैंने समीक भट्टाचार्य जो राज्य बीजेपी के अध्यक्ष है उनसे बात की। वो कह रहे हैं कि वो हमलावर रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर एकमात्र बयान दे रहे थे वो नहीं है। वो फिरहाद हकीम का भी बयान ला रहे हैं, जहां पे उन्होंने कहा था कि दावत इस्लाम करनी होगी और बाकी हिंदुओं को इस्लाम धर्म की तरफ लाया जाए। ऐसी बातें उन्होंने जब मेयर हुमायूं कबीर ने कही थी, जब फिरहाद हकीम ने कही थी, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी हुमायूं कबीर इस तरीके के बयान दिए थे। अभी एक्शन लिया गया है। हमलावर है बीजेपी, पर टीएमसी चूंकि बैकफुट पे थी इसलिए एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीएमसी बैकफुट पर थी, टीएमसी ने आखिरकार हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित किया है, लेकिन बीजेपी अभी भी टीएमसी की घेराबंदी की अपनी रणनीति जारी रखेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत के साथ इस दौरे पर कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर रूस और भारत के बीच होंगे। पुतिन 23वें भारत रूस एनुअल समिट में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं, और इसके लिए पुतिन के साथ रूस के साथ बड़े मंत्री भी भारत आ रहे हैं। तो ये वो प्रतिनिधिमंडल है जो व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत आएगा रूस से। इसमें रूस के रक्षा मंत्री आंद्राय, वित्त मंत्री एंटोन, कृषि मंत्री ऑक्साना ल्यूट, आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेलिकोव, स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको, आंतरिक मामलों के मंत्री व्लादिमीर कोलोकोत्सेव, परिवहन मंत्री आंद्राय निकितिन, और सेंट्रल बैंक जो रूस का है उसकी जो चेयरपर्सन है एल्विरा नबिउलिना, वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगी। तो ये हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है रूस के राष्ट्रपति के साथ जो भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत आएगा और यहां पर जो अलग अलग बैठकों का दौर होगा उसमें ये तमाम लोग शिरकत करेंगे। कई बड़े समझौते भारत और रूस के बीच होंगे, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण रूस के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा मानी जा रही है। और महत्वपूर्ण और ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वैश्विक एक ग्लोबल ऑर्डर है उसके लिहाज से एक तरफ अमेरिका जो भारत पर 50% टैरिफ यही कहकर थोपता है कि साहब भारत जो है वो रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा लगा रहा है रूस से कच्चा तेल खरीदकर, और दूसरी तरफ जिस तरीके का वो युद्ध एक रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, इन तमाम वैश्विक हालात के बीच पुतिन का भारत आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को लेकर भी एक सिस्टम जो अभेद्य है, पुतिन की सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन क्यों माना जाता है? और उसकी दूसरी वजह वो जो खास ट्रेन जिसे घोस्ट यानी कि भूतिया ट्रेन कहकर बुलाया जाता है, जो एक चलता फिरता बंकर कही जाती है, इस ट्रेन में शानदार जिम से लेकर टर्किश बाथरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स तक सब मौजूद है। दिखाते हैं आपको पुतिन की सुरक्षा की ये खास बातें। दूसरी वजह रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सिक्योरिटी सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन क्यों माना जाता है, उसकी दूसरी वजह आपकी स्क्रीन पर इस ट्रेन के तौर पर मौजूद है। ये कोई
सामान्य ट्रेन नहीं है, इसे पुतिन की सीक्रेट ट्रेन कहा जाता है, जो कब चलती है, कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। बाईस डिब्बों वाली इस ट्रेन को इंटरनेशनल मीडिया में घोस्ट यानी भूतिया ट्रेन कहकर भी बुलाया जाता है। चलता फिरता बंकर कही जाने वाली इस ट्रेन में शानदार जिम से लेकर टर्किश बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम तक मौजूद है। ये पूरी तरह से एक बख्तरबंद ट्रेन है। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ है। ये ट्रेन स्नाइपर राइफल, ऑटोमेटिक हथियार और हैंड ग्रेनेड जैसी फायरिंग को भी झेल सकती है। पुतिन का रूट पूरी तरह ब्लैकआउट रखा जाता है, यानी ये ना तो पब्लिक सिस्टम में नजर आती है और ना ही शेड्यूल में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये ट्रेन बिना रुके चलती है। पुतिन रशिया के अंदर जब ट्रैवल करते हैं कई बार कहा जाता है ट्रेन से क्यों करते हैं। देखिए ट्रेन जो है बहुत ही सुरक्षित माना जाता है हवाई जहाज के मुकाबले, क्योंकि हवाई जहाज में कब कहाँ से क्या मिसाइल फायर करते हैं या किसी और तरह का अटैक हो, हवाई जहाज में किसी प्रकार का एक टेक्निकल कोई जासूस फ्लॉ कर दे, तो ट्रेन में इस तरह की संभावनाएं कम होती हैं। और वो एक आर्मर्ड ट्रेन होती है जो कि ग्रेनेड, स्मॉल आर्म्स फायर और किसी प्रकार के जो फायर करने से बचाव के लिए सक्षम होती है, और पूरी तरह से आर्मर्ड गार्ड इसमें तैयार होते हैं और उनका ट्रैक भी रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है। और इसके आने जाने की टाइमिंग के बारे में और रूट के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। पुतिन जहां से इस ट्रेन में सवार होते हैं और जहां उन्हें पहुंचना होता है, उन्हीं दो स्थानों पर ये ट्रेन रुकती है। ट्रेन का रूट इस तरह से तय होता है कि इसे पूरे रास्ते में सिग्नल मिलते रहें। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में भारत और रूस के बीच एक बड़ी बैठक चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री के बीच बैठक। निर्मला सीतारमण और दिमित्री जो रूस के डिप्टी पीएम हैं, उनके बीच ये बैठक चल रही है। महत्वपूर्ण ये बैठक है। पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में भारत रूस के बीच ये बड़ी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रूस के जो डिप्टी पीएम हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बैठक इस समय चल रही है। अब आपको बताते हैं, पुतिन की सिक्योरिटी को संभालने वाले कमांडोज को ट्रेनिंग लेने से पहले कई तरह के टेस्ट से गुजरना होता है। उनका लॉयल्टी टेस्ट होता है, उनकी मानसिक स्थिति की जांच की जाती है कि वो आखिर कितने मजबूत हैं दिमागी तौर पर। उनके बैकग्राउंड से लेकर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट तक किया जाता है। पुतिन के बॉडीगार्ड्स एफएसओ एकेडमी से ग्रेजुएट होकर आते हैं। पुतिन अपनी स्पेशल कार से निकले हों या फिर किसी बैठक में शामिल हों, हमेशा 4 तरह के सुरक्षा घेरे में मौजूद रहते हैं। पहला घेरा जो पुतिन के बेहद करीब होता है। दूसरा घेरा भीड़ में सीक्रेट गार्ड के तौर पर तैनात होता है। तीसरा घेरा दूर से निगरानी करने वाला सिक्योरिटी इंचार्ज। और चौथा घेरा जिसमें दूर की इमारतों पर स्नाइपर तैनात रहते हैं। खास बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन जब दिल्ली में लैंड करेंगे तो 4 लेयर का सुरक्षा घेरा 5 लेयर में तब्दील हो जाएगा। एनएसजी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहरी लेयर का हिस्सा होंगे, जबकि रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अंदरूनी लेयर को संभालेगी। जब पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद होंगे तो भारत के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो जो पीएम की सुरक्षा करते हैं वो अंदरूनी सिक्योरिटी घेरे में शामिल होंगे। जितने भी बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इन 2 देशों और चाइना हो, इन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बहुत ही अभूतपूर्व सुरक्षा दी जाती है। चाहे वो जहाज उनका होता है, उनकी गाड़ियाँ अपनी आती हैं, उनके सुरक्षा गार्ड अपने आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस अपनी आती है, उनका कुक आता है, खाना टेस्ट होता है। यानी कि हर तरह से आसमान, जमीन, पानी और खाना पीना, पर्सनल सिक्योरिटी, हर तरह की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। ये तो बात हुई पुतिन के सुरक्षा घेरे की, लेकिन अब बारी है उस स्पेशल कार की जिसे सड़क पर दौड़ता हुआ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच कहा जा रहा है।
1400 करोड़ रुपए खर्च करने और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई थी और 2018 में रूसी राष्ट्रपति ने इसे पहली बार इस्तेमाल किया था और ये वो पल था जब दुनिया ने ऑरस लिमोजीन को देखा जो सिक्योरिटी के मामले में किसी भी अभेद किले से कम नहीं थी। पुतिन की इस कार में 6 सेंटीमीटर का मोटा कांच लगा हुआ है। गाड़ी गोली और ग्रेनेड के साथ साथ केमिकल अटैक भी झेल सकती है। गाड़ी के अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम भी मौजूद है। ये गाड़ी 179 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो आज भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की मिसाल देखने को मिल रही है। भारत और रूस के बीच जो परमाणु पनडुब्बी है उसको लेकर एक बड़ा करार हुआ है जिसके मुताबिक रूस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन चक्र क्लास भारत को लीज पर देगा। माना यह जा रहा है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान S-400 डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान सुखोई को लेकर कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में की जाती है और उनके भारत की जमीन पर कदम रखने से पहले चप्पे चप्पे को अभेद किले में बदल दिया गया है। पुतिन का काफिला देश की राजधानी दिल्ली के जिस हिस्से से होकर गुजरेगा, जिस होटल में वो ठहरेंगे और जहां मुलाकात करेंगे, वहां सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। दिल्ली पुलिस बल की मल्टी लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस, एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां पूरी अलर्ट अलर्ट पर हैं। अगर बात करें होटल की, एयरपोर्ट की, मीटिंग वेन्यू की, तो पूरे रूट की बारीकी से जांच की गई है। सबसे बड़ी बात है कि होटल से लेकर मीटिंग वेन्यू तक मल्टी लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। ऊंची ऊंची इमारतों पर स्नाइपर और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम से क्रय किया गया है। हर सिग्नल और नेटवर्क की जो तकनीकी निगरानी है उस पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नजर है। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली रूस की स्पेशल प्रोटेक्शन टीम कई दिन पहले ही दिल्ली आ चुकी है। भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। राजधानी के कोने कोने में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वीआईपी रूट्स का ट्रायल चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पुतिन के ठहरने के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल ITC मौर्या को पूरी तरह से रिजर्व कर दिया गया है। माना जा रहा है कि पुतिन ITC मौर्या के प्रेसिडेंशियल चंद्रगुप्त स्वीट में ठहरेंगे। 3 से लेकर 5 दिसंबर तक यानी 3 दिन के लिए इस होटल के सभी कमरे सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन और उनके साथ आ रहे प्रतिनिधिमंडल के लिए बुक कर दिए गए हैं। साफ है कि पुतिन के भारत दौरे में सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और ये यूं ही नहीं हो रहा है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन अपनी सुरक्षा को सबसे मजबूत रखते हैं और उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं और पुतिन का सिक्योरिटी प्लान इतना जबरदस्त होता है, इतना फुल प्रूफ होता है कि अब ये पूरी दुनिया में
किदवंती बन चुका है। ये कहा जाता है कि पुतिन का आखिरी समय तक पता नहीं चलता कि कब आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है कि उनका समय, उनका रूट, उन किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ लैंड करेंगे, ये पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। क्योंकि जब इस तरह के देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर विदेशी और देशी दोनों तरह के खतरा होता है, जिनसे बचाने के लिए ये एक बहुत ऐसी जानकारी है जो नीड टू नो बेसिस, यानी कि जिनको जानना चाहिए उनको ही बताया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।